हम ये जो गंगू हैं, इन्हीं के एक नौकर, काम करने वाला एक नौकर के रूप में हसन की नियुक्ति होती है। हसन भी था। हसन कौन है? गंगू नामक जो ज्योतिष ब्राह्मण है, उनका एक नौकर रहा है। कहां पे? दिल्ली में। और यह जो गंगू हैं, चूंकि ज्योतिष के विद्वान हैं, हसन काम धाम किया करते हैं, हसन गंगू साहब को खुश रखे हुए हैं, गंगू खुश हैं इसकी भूमिका से। एक दिन क्या हुआ कि गंगू ने इनका हाथ देख लिया, इनका हाथ देखा। जब हाथ देखा तो मन में गंगू के कुछ कौतूहल पैदा हुआ, कुछ जिज्ञासा पैदा हुई हाथ देख करके। जब हाथ देख करके हसन का मन में कुछ जिज्ञासा पैदा हुई तो हसन से गंगू ने पूछा कि तुम्हारा जन्म कब हुआ, किस टाइम पे हुआ, कहां पे हुआ। जब इन्होंने बताया तो पूरी कुंडली खोल दिया। जब कुंडली खोल दिया, हाथ की रेखाओं का मिलान किया, तो इस एक निष्कर्ष पे पहुंचे गंगू, एक निष्कर्ष पे पहुंचे, एक भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी करते हैं गंगू कि ये जो हसन है ना, एक दिन राजा बनेगा, शासक बनेगा, एक दिन शासक बनेगा। जब यह बात अन्य लोगों को जानकारी में आई कि पंडित जी ने ऐसी ऐसी बात नौकर के लिए, अब एक दूसरे के कान होते हुए, कानाफूसी होते होते बात बहुत लोगों तक पहुंच गई। अब गंगू का नौकर, गंगू ने भविष्यवाणी किया अपने एक नौकर हसन के लिए, और वास्तव में यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। तो अब हसन को लोग गंगू से जोड़ करके देखने लगे कि क्योंकि इसके जीवन का वास्तविक परिचय गंगू की भविष्यवाणी से सच साबित हुआ। लोग हसन को जिस रूप में एक नौकर के रूप में जानते थे, बाद में कालांतर में एक शासक के रूप में हो गया। और चूंकि गंगू साहब की भविष्यवाणी सच साबित हो गई तो हसन को अब लोग गंगू से जोड़ करके देखने लगे। तो हसन के साथ गंगू का नाम भी अमर हो गया। तो गंगू ब्राह्मण भी अमर हो गए अपने चेले के नाम के साथ साथ। तो हसन के नाम में गंगू कैसे जुड़ा, यह महत्वपूर्ण हो जाता। यहां पे हम लोग बात कर रहे थे इसके ही, ये हसन गंगू हो गया, हसन गंगू हो गया। दूसरी बात, यहां पे हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ अन्य नाम भी हैं इसके, अन्य नाम। जैसे इसका एक अन्य नाम जफर खां भी इसे कहा जाता है। हालांकि यह जो नाम है जफर खां, यह वास्तव में कोई नाम न होकर कि इसकी एक उपाधि थी, इसकी एक उपाधि थी, याद रखिएगा। क्योंकि आगे जफर खां नाम से एक व्यक्ति मिलेगा इसी शासन काल के अंतर्गत। जफर खां इसकी एक उपाधि। एक अन्य उपाधि भी देखने को मिलती है, जैसे सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी अबुल मुजफ्फर, कभी भी यह वाला प्रश्न नहीं पूछा हुआ है। अबुल मुजफ्फर यह भी क्या है? इसकी एक उपाधि है, नाम नहीं है। सिकंदर ए सानी, सिकंदर के जैसा। कई बार इस प्रकार का प्रश्न पूछा हुआ है कि सिकंदर से तुलना कौन कर रहा है, तो बहुत सारे लोगों का नाम निकल करके आता है। उसी क्रम में अलाउद्दीन खिलजी को वृहत रूप में हम लोग जानते हैं, सिकंदर रुखसानी या दूसरा सिकंदर। लेकिन
यह जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह है, उनके लिए भी सिकंदर ए सानी, सिकंदर के जैसा शब्दावली का प्रयोग किया गया है उपाधि के रूप में। इसके अलावा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इस नाम से, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इस नाम से इन्होंने अपनी ताजपोशी ही कराई, ताजपोशी हुई, राजाभिषेक हो रहा है। अब इसमें अलाउद्दीन हसन के साथ यह जो बहमन शब्द लगा हुआ है, इसको लेकर के भी एक कहानी है। इतिहासकारों का दो वर्ग है, समझिएगा, इतिहासकारों का दो वर्ग है जो कि बहमन शब्दावली को एक्सप्लेन करता है। इतिहासकारों का दो वर्ग है जो कि इस बहमन शब्द को लेकर के दो बातें, दो राय अपनी प्रस्तुत करता है। एक वर्ग इतिहासकार का यह कहता है कि ईरान में एक नामी परिवार था, एक कुल था, एक वंश था जिसका नाम था बहमन, बहमन परिवार, बहमन कुल। ठीक है, ईरान में बहमन कुल से संबंधित होने के वजह से, बहमन कुल से संबंधित होने के कारण पूरी बात आप समझ लें, पेपर में क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, सारी चीजें आपके दिमाग में बनी रहेंगी। एक वर्ग इतिहासकारों का यह कहता है, ईरान में बहमन नाम से एक कुलीन परिवार था, एक कुल था, एक वंश परंपरा में लोग थे। इसी से संबंधित होने के कारण हसन ने अपनी ताजपोशी में बहमन शाह शब्दावली का प्रयोग कराया था। बहमन अर्थात उस कुल का शाह मतलब सबसे बड़ा व्यक्ति हो गया। इतिहासकारों का एक दूसरा वर्ग है जो कि कहता है कि गंगू जो है, गंगू कौन है? गंगू ब्राह्मण है, दिल्ली वाला गंगू ब्राह्मण है, और ये जो ब्राह्मण है, इस ब्राह्मण ने ही तो भविष्यवाणी की थी शाह होने की। इस ब्राह्मण से ही ब ह म न, ब्रा में ब, फिर ह, फिर म, फिर ण में न, समझ सकते हैं कि ब्राह्मण शब्द से ही बहमन शब्द निकला हुआ है। हसन को लोग गंगू भी कहने लगे, और जो उसका जो वर्ण था, जो वर्ग था, गंगू एक ब्राह्मण थे, तो उस ब्राह्मण शब्द को भी इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि इनकी भविष्यवाणी, गंगू नामक ब्राह्मण की भविष्यवाणी से ही यह शासक बना हुआ था, तो ब्राह्मण शब्द से बहमन शब्द निकला हुआ है। बात तो आसानी से यहां तक स्पष्ट हो गई होगी। अब किस प्रकार का प्रश्न बना, दोनों बातें आपके दिमाग में अगर रहेंगी तो आपके लिए टिक करना आसान होगा। एक बार स्पष्ट करेंगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं अभी तक? यहां तक आसानी से सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है? सारी बातें नोट हो गई यहां तक? कि हम लोग बात कर रहे हैं बहमनी साम्राज्य। चाहे प्रश्न का स्वरूप जटिल हो, चाहे कॉन्सेप्ट वाला हो, चाहे छोटे छोटे वन लाइनर टाइप के प्रश्न रहे, हर प्रकार की दुविधा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहमनी राज्य में कुछ आधारभूत तथ्य निकल करके आते, थोड़ा सा समझिएगा। आधारभूत तथ्य, कुछ बेसिक्स पे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि बहमनी साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक देखने को मिलता है, बहमनी साम्राज्य का विस्तार, अब समझिए, यहां पे आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ये वाला जो एरिया है बरार का एरिया है, ये वाला एरिया बरार का एरिया है, ये पूरा कवर करता है बरार, ये बरार। नॉर्थ में क्या हो गया? बरार। नॉर्थ में क्या हो गया? उत्तर में क्या हो गया? बरार।
बरार से लेकर के, ये बरार है पूरा एरिया, बरार से लेकर के, अब यहां पे आपने देखा ये लिखा हुआ है कृष्णा, क्या लिखा हुआ है? कृष्णा, कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी है, पूरब से पहाड़ी ढाल से होते हुए पश्चिम में गिर रही, सॉरी, पश्चिम से होते हुए पूरब में बंगाल की खाड़ी में गिर रही है कृष्णा। और इसकी ठीक नीचे ये सहायक नदी आ रही है जो कि कृष्णा से मिल जा रही है। ये बहुत मामूली सी लाइन है, ये लाइन है, कृष्णा से मिल जा रही है, कृष्णा ऐसे ऐसे आ रही है, ये कृष्णा आ रही है, ठीक है। और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, यही एरिया है, ये पूरा एरिया जो है, यही एरिया रायचूर दोआब के नाम से जाना जाता है, यही एरिया रायचूर दोआब के नाम से जाना जाता है। उत्तर में आपको बताया क्या? उत्तर में आपको बताया ये कृष्णा नदी आ रही है और नीचे जो है ये तुंगभद्रा आ रही है और यहां पे मिल जा रही है, ठीक है। और यही आगे फिर कृष्णा के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है नदी। ये जो कृष्णा है और नीचे तुंगभद्रा है, इन दोनों के बीच का क्षेत्र यही जो है रायचूर दोआब है। और इसी रायचूर दोआब को लेकर के, इसी रायचूर दोआब को लेकर के विजयनगर और बहमनी के बीच लगातार लगभग 200 वर्ष चलने वाला एक संघर्ष देखने को मिलता है, लगभग, ठीक है। अब यहां पे इस बात को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए यहां पे यह लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है रायचूर दोआब, ये क्या लिखा हुआ है? रायचूर दोआब, दिखाई दे रहा होगा उम्मीद करता हूं, रायचूर दोआब, रायचूर दोआब, समझ में आ रहा होगा। कौन सी नदी है? कृष्णा, कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी है। कहां से कहां? तो उत्तर में बरार से लेकर के दक्षिण में कृष्णा नदी, उत्तर में बरार से लेकर के दक्षिण में कृष्णा नदी। तो इसका विस्तार अगर आपसे पूछा गया कि भाई बहमनी राज्य का विस्तार कहां से कहां तक है, तो उत्तर में बरार, बरार से लेकर के, बरार का मतलब क्या है? नागपुर वाला एरिया, विदर्भ वाला एरिया, यही है बरार, ठीक है। नागपुर, सॉरी, उत्तर में बरार एवं दक्षिण में कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के मध्य का क्षेत्र जो है, यही बहमनियों के विस्तार का एरिया देखने को मिलता है। बात स्पष्ट हो गई होगी और ध्यान में भी अब रहेगा। बीदर नीचे है, बरार ऊपर है, फिर से याद रखिएगा, ये वाला एरिया जो है यह बरार का एरिया है और ये वाला एरिया साउथ में बीदर का एरिया है। और बीदर के ठीक नीचे गुलबर्गा है, बीदर के ठीक नीचे गुलबर्गा है और गुलबर्गा के ठीक नीचे रायचूर दोआब है और रायचूर दोआब के ठीक नीचे ये तालिकोटा लिखा हुआ है। यहां पे एक बार स्पष्ट कर लें इन सारी चीजों को, ये जो रायचूर दोआब है, रायचूर दोआब के नीचे ठीक ये तालिकोटा लिखा हुआ है। तालिकोटा का 1565 का युद्ध निश्चित रूप से याद होगा। और तालिकोटा के ठीक नीचे हम्पी लिखा हुआ है, हम्पी। विजयनगर के वर्तमान में अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं? हम्पी से, न जाने कितनी बार यह प्रश्न पूछा हुआ है। तो बरार, बरार के बगल में देवगिरी, बरार के नीचे बीदर, बीदर के नीचे गुलबर्गा, गुलबर्गा के नीचे रायचूर दोआब, रायचूर दोआब के ठीक नीचे तालिकोटा का क्षेत्र और तालिकोटा के ठीक साउथ में हम्पी का क्षेत्र। समझिएगा, विस्तार हो गया इसका कहां से कहां, तो बरार उत्तर में और दक्षिण में कृष्णा। अब प्रश्न यह बनता है कि स्थापना एवं पतन कब हो रहा है? स्थापना एवं पतन, तो मेरे भाई 1347 में स्थापना हो रहा है। कब? 1347 में स्थापना हो रहा है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा। एंड पतन कब हो रहा है, अर्थात बहमनी साम्राज्य समाप्त, डिस्ट्रॉय कब हो गया? तो भाई 1527 में। कब? 1527 में, 1527 में। बारी बारी से